हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो जिस श्रृंखला में हम 2022 का प्रश्न पत्र देख रहे थे और उसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने देख लिए थे। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे आज के सेशन में। ओके, बाकी समय रहा तो हम चैप्टर 1 का आपका जो भी टॉपिक है उन पर बात करेंगे। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन था एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होने की संभावना है 7 से अधिक, क्योंकि 7 से अधिक जिनका भी पीएच मान होता है वो आपके क्षार होते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वहीं जो अम्ल होते हैं आपके वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है ना। सेकेंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु और क्लोरीन के आपके 2 परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। विरंजक चूर्ण भी इसको कहा जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन आपकी है। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु जहां पर होते हैं। इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना था जो यहाँ पर दी गई है। देन यहाँ पर हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न आया था जिस पर हमने सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से होती है तो आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर द्विविस्थापन हो रहा है, यानी आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है आपस में, आयनों का विनिमय जिसे कहा जाता है। तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है आपका। ओके, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए तथा 2 उपयोग भी दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है, और इसके उपयोग क्या क्या थे आपने देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है जब कहीं पर बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए उस बॉडी पार्ट पर आपका क्या किया जाता है, उस बोन के बाहर एक प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। इसके अतिरिक्त जैसे स्टैचूज वगैरह बनते हैं या मूर्तियां बनती हैं, कलात्मक वस्तुएं बनती हैं, ये सब किससे बन रही हैं? आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन रही है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्न आपका आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि बताइए। तो चूंकि आपने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और उसमें जब 1.5 H2O आप ऐड करते हैं तो आपका जिप्सम बनता है। तो यानी जिप्सम क्या है आपका? CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी आप इसे कहते हैं। तो इसमें से अगर आप ये वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे तो आपको वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये बनाने की विधि पूछेगा, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप कहेंगे जिप्सम को गर्म किया जाएगा, और गर्म करने पर ये 1.5 मॉलिक्यूल और आप 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो जाएगा? उससे अलग हो जाएगा और अगेन आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बनाने की विधि पूछते हैं तो आप उस वाली अभिक्रिया को ले लेंगे, यानी कि ठीक इसके विपरीत आप अभिक्रिया लिख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, और मीथेन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको देनी थी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने बहुत सारे कंपाउंड की और मॉलिक्यूल की यहाँ पर बनाई थी। यहाँ पर सबसे पहले बात है कि सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक आबंध किसे कहा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड, जिसे इंग्लिश में आपका कहा जाता है। तो जब भी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है तो उसके कारण जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उसके बाद जो बंध बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? सहसंयोजक आबंध या बंध कहा जाएगा, या जिनको आप लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और उनके बाद जो कंपाउंड बनेगा इस बॉन्डिंग के बाद उसको सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड आपका कहा जाता है। मीथेन एक ऐसा ही कंपाउंड है, कार्बन वाले चैप्टर में चूंकि आपने मीथेन के बारे में पढ़ा है, और मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन में जो बाह्यतम कोश में उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन चारों इलेक्ट्रॉनों को वो साझा करता है। किससे साझा करता है? वो जो 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं उनसे साझा करेगा।
तो इस प्रकार से मीथेन और कार्बन के, मीथेन में जो कार्बन है उस कार्बन और उन चारों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और कौन से टाइप की? सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी कि एकल सहसंयोजी आबंध बनता है और कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको देखने को मिलती है। सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके। देन हाइड्रोजन में आपको पता होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस इस हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के। अब क्या करेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी हो रही है। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, तो इसके कारण एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां पर हो रही है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां हो रही है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां पर हो रही है और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहां पर हो रही है। तो इस प्रकार से साझेदारी के कारण बंध बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड का कौन सा टाइप? सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग यहां पर हो रही है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग के फलस्वरूप आपका मीथेन एक कंपाउंड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने से। इसके अलावा बहुत सारे आपके अलग अलग आपने कंपाउंड देखे थे, चाहे आप जल की बात कर लें, H2S की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, मीथेन के स्थान पर इथेन की बात कर लें आप लोग, तो सारे कंपाउंड्स हमने देखे थे और सभी की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर बनाई थी। ऐसे ही किसी की भी अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है तो आप बना ले जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ठीक है, प्रश्न नोट करेंगे फिर हम लोग आंसर पे आते हैं। चलिए, आयनिक यौगिकों की बात हो रही है तो आयनिक यौगिक में आपको ध्यान रखना है आयन का। किसका? आयन का। अब ये आयन क्या होता है? आयन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 9th की क्लास में भी हमने पढ़ा था, 10th में भी अभी हम आयन के बारे में पढ़ा है हमने। आयनिक यौगिक होते हैं जो आयनों के जुड़ने से बनते हैं। आयन कब बनता है? आयन बेसिकली एक परमाणु ही है, ठीक है ना। जब आप आयन की बात कर रहे हैं तो आयन कोई अलग चीज नहीं है, ये परमाणु ही है, लेकिन एक ऐसा परमाणु है जिस पर अब आवेश आ चुका है। आवेश कैसे आया है? आवेश आया है जब उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। आपको पता है जब भी आप परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो परमाणु की संरचना में एक नाभिक होता है जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था, और इसके बाह्य बाहर बाहर क्या होते हैं? एनर्जी शेल्स होती हैं, ऊर्जा के स्तर आप बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन पर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। इस नाभिक में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, साथ ही न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन पर चूंकि किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, इसीलिए ऑल ओवर आप पूर्ण रूप से बोले तो नाभिक आपका क्या है? धनावेशित है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ कोशों में है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं कि धनावेश को परमाणु से निकालना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नाभिक में, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनों को यहां से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप क्या कहते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है या फिर क्या करता है? ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है कहीं से। तो इस प्रकार से अभी तो ये परमाणु है, जैसे कि अगर इसने क्या किया, देखो परमाणु में होता क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब आपका परमाणु कैसा? उदासीन, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेंगे आपके वो नाभिक में। अब चेंज क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज की जो आप बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कह रहे हैं, वो आपके चेंज होंगे। और चेंज कैसे होंगे? अगर इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाएगा, ठीक है, कोई परमाणु यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है यानी कि वो ऋणावेश को बाहर निकाल रहा है, तो ऋणावेश को बाहर निकालेगा तो ऋणावेश में कमी आएगी, है ना। अगर सपोज किसी एटम के पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है तो अब उसके पास कितने रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। जब आप 11 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे उदासीन अवस्था में, तो पॉजिटिव पार्ट भी आपका क्या था? 11 ही था, यानी प्रोटॉनों की संख्या भी 11 थी। तो प्रोटॉनों की संख्या पे तो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो अभी भी क्या है? 11 ही है। लेकिन चूंकि परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है किसी को, तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए,
तो यानी एक प्रोटॉन या एक पॉजिटिव पार्ट इसके पास ज्यादा है, तो अगर वो एटम ए था कोई, तो अब वो क्या हो गया है, वो आवेशित हो गया है, ए पॉजिटिव हो गया है, यानी परमाणु से अब क्या बन चुका है, एक आयन बन चुका है। और कैसा आयन बना है, धनावेशित आयन बना है, जिसको आप धनायन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कोई परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, सपोज कोई बी परमाणु है और ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जिसने निकाला है ये इसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनमें एक और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही रहेंगे, क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई। समझ रहे हैं ना, परमाणु में उदासीन अवस्था में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो यानी एक ऋणावेश में वृद्धि हुई है। तो अब जो ये बी परमाणु था ये क्या बन चुका है, बी आयन बन चुका है। और कैसा आयन, ऋणावेशित आयन, जिसको आप ऋणायन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक धनायन और एक ऋणायन बना है। और क्यों बना है, जब इस धनायन ने या इस परमाणु ने उस परमाणु को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, या आप क्या कह सकते हैं, परमाणु ए से परमाणु बी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। और इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर आयन डेवलप हुए हैं और एक बॉन्डिंग हुई है, ठीक है ना। बंध कब बन रहे थे, बंध तभी बन रहे थे जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, उसके कारण बंध बन रहे हैं। और कैसे बंध बन रहे हैं, आयनिक बंध बन रहे हैं। ये आयनिक बंध क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं। अगर मैं ए और बी एक आपका कंपाउंड बन रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, आप आयनों के बनने के फल स्वरूप आपका ये यौगिक बना है, तो उसको आयनिक यौगिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आयनिक यौगिक। और कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना है, ठीक है। ये आयनिक यौगिक में आपके विपरीत आवेशित आयन, क्या कहा मैंने, विपरीत आवेशित आयन यानी ऑपोजिटली चार्ज आयन आपके उपस्थित है। ए पॉजिटिव है, वही बी आपका क्या है, निगेटिव है। तो दोनों क्या एक दूसरे से विपरीत है। और उनके बीच में क्या लगता है, उनके बीच में लगता है प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। उसको हमें तोड़ना क्यों है, क्योंकि अगर सपोज आपका कोई, जब आप आयनिक यौगिकों की बात करते हैं तो बेसिकली आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं या ठोस रूप में मिलते हैं। जब आप इनके भौतिक गुणों की बात करते हैं तो उसको हमें मेल्ट करना है, ठीक है। तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ठोस को या क्रिस्टलीय ठोस को तापमान देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। तो ऊर्जा आपको इतनी ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि आपका वहां पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की बात आप कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रबल है। तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा ऊर्जा देने का मतलब तापमान बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा तो गलनांक, इसका मतलब उसका क्या है, उच्च है। तो इसीलिए क्योंकि वहां पर क्या है, आपका आयनिक यौगिक में आप कह सकते हैं आयनों के मध्य या आयन आपस में किससे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से जुड़े हुए हैं, या प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो जो बल आपका आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए क्या हो रहा है, इनके गलनांक क्या है, आपके उच्च है। ओके, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है आयनिक यौगिकों का और आयनों का। आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हमने अभी बात की, न कि अणुओं से मिलकर। विपरीत प्रकार के आयन, धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार के आयन वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण बल बहुत ही मजबूत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है बच्चे, उच्च होता है। ओके, यही इसका आंसर आएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव है, ठीक है ना। जब भी आप अधातु की बात करते हैं तो अधातु की आप कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पहले धातुओं की बात की थी, तो धातुओं में आपके अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। आपने बोला ठीक उसके विपरीत क्या होगा, अधातु होगी, ठीक है ना। जैसे कि अधातु आपको ठोस अवस्था के अतिरिक्त गैसीय अवस्था में मिलेगी। क्या कहा मैंने, अवस्था जो है इसकी, अवस्था यानी भौतिक अवस्था, तो वो क्या होती है, ठोस के साथ साथ द्रव भी होती है और गैस भी होती है, ठीक है ना। ठोस और गैस जनरली सामान्य तौर पर ये अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी सामान्यतः।
एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप क्या बोलते हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक सामान्य तौर पर, ठीक है। और कोमल होती हैं जनरली, क्षण भंगुर है, भंगुरता का गुण है इनमें, ठीक है। आघात वर्ध्य नहीं है, सोनोरस नहीं है, तन्य धातु नहीं है, तन्य नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर अवस्था की बात की गई है। तो अवस्था उन्होंने क्या बोला कि या तो ठोस है या गैस है सामान्य तौर पर, ठीक है, जनरली। एक्सेप्शन कौन सी आपकी अधातु ऐसी है जो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब आप अधातुओं की बात करते हैं तो वहां पर अधातु कौन सी आती है, ब्रोमीन आती है। इससे पहले मैंने आपको एक प्रश्न कराया था जिसमें ठोस के जो आपकी धातु होती है उसके बारे में पूछा गया था कि धातु कौन सी ऐसी है जो कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर आपके द्रव अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। तभी आपने बोला था मैम मर्क्यूरी जो होता है यानी पारा Hg जिसका सिंबल होता है वो एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन आपकी वो अधातु होती है जो सामान्य तौर पर क्या होती है, आपको सामान्य तापमान पर आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर द्रव अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है ना। Br इसका सिंबल होता है, Br। चलिए क्या बोला मैंने आपको, धातु अगर द्रव अवस्था में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, मरकरी, ठीक है। और यहाँ पर कोमल धातुएं पूछेगा आपको, जनरली धातु कठोर होती है ना तो कोमल पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इसके अलावा अधातुओं में आपका अगर कठोरतम रूप पूछेगा अधातु का तो वो आता है कार्बन का अपर रूप जो है, ठीक है ना, कौन सा, हीरा, डायमंड, जो कि है तो आपकी अधातु लेकिन बहुत ज्यादा कठोर होती है, सबसे कठोरतम पदार्थों में आती है और इसका उपयोग किया जाता है चट्टानों को काटने के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ऑर्नामेंट्स मेकिंग में आता है, बहुत सारी जगह इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये आपकी क्या है सारे अधातु और धातु के बारे में। इसके अलावा अधातु जो ऊष्मा विद्युत की आप चालक बोलते हैं जिसको, वो कौन सी है, वो भी कार्बन का रूप आता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं आपके धातु के ही ऑक्साइड, लेकिन जनरली आपने क्या बोला, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या बोला मैंने, धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, ये क्या होगा, आपकी क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षार की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। क्षार की तरह बिहेव करेगा तो जब क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, लवण और जल देता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती थी आपकी, यही होगा ना। क्या बोला मैंने, धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु है आपका, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, धातु का ऑक्साइड बना रहा है। अब ये जो धातु का ऑक्साइड है ये क्षारीय प्रकृति का है, ये क्षार या ये धातु का ऑक्साइड जो है ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा और अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है जनरली। लेकिन इन धातुओं के ऑक्साइड में कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ साथ तो अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं, आपके लवण और जल दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड आपका क्षार से अभिक्रिया करके भी क्या देंगे, लवण और जल बनाएंगे, ठीक है ना। क्या कहा, कुछ समझ आया, देखो
धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, सभी धातुओं के ऑक्साइड जनरली आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वो क्षारीय प्रकृति होने के कारण वो अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो एक तो उस धातु का लवण बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, वहां पर जल बन जाएगा। ठीक है, उन सभी धातु के ऑक्साइड्स में कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षार के साथ तो अभिक्रिया करके लवण और जल दे ही रहे हैं, साथ साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो लवण और जल दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो क्षार से अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड क्षार है और वो क्षार से ही अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिनको कहा जाता है। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, टिन की बात आप लोग करते हैं, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। यानी अगर इनके ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तब भी ये लवण और जल देंगे, और अगर इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाएगी तब भी ये लवण और जल आपका देंगे। ओके, क्लियर है? तो यही आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपके क्या है, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जो अब क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है तो यानी उसमें अम्लीय गुण है, और जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है यानी उसमें क्षारीय गुण है, तो उसमें दोनों ही गुण दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी या लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, कांच और टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, पूछा जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें आपका एमसीक्यू में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो वहां पर एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल था। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो उभयधर्मी है। ओके, कहीं पर जिंक पूछ लेगा, कहीं पर टिन का ऑक्साइड पूछ लेगा, कहीं पर आपका लेड का ऑक्साइड पूछ लेगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग ऑक्साइड होंगे कि कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है, कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है, धोया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्यों रखा जाता है। जब उनकी पैकेजिंग होती है तो उनको नाइट्रोजन, जैसे आपने देखे होंगे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं ना, चिप्स हो गई, नमकीन हो गई, ऐसे जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, तो उनको आपका क्या किया जाता है, गैस के अंदर रखा जाता है। आप पैकेट में देखते हैं गैस भरी हुई रहती है, तो वो गैस कौन सी रहती है आपकी, नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों किया जाता है। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था ऑक्सीकरण, उपचयन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन कंबाइन होती है। तो जब आपके तेल और वसा युक्त खाने की बात हम लोग करते हैं, जितने भी आपके फूड आइटम्स होते हैं, जिन ऑयल बेस्ड होते हैं, जो तेल होता है जिनमें, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, उपचयन उनका हो जाता है, तो उनपे एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है, यानी वो खराब हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो वो अजीब प्रकार की गंध कब आती है, जब उन खाद्य पदार्थों से ऑक्सीजन जुड़ी और उनका उपचयन हो गया और वो विकृत गंधी हो जाते हैं, रेंसिड आप कहते हैं उनको। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए, रेंसिडिटी को रोकने के लिए, या जो आपका भोज्य पदार्थ है उसको विकृत गंधी होने से बचाने के लिए, या ऑक्सीजन को वहां पर उन चीजों से रिएक्ट करने के, यानी उपचयन होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन उसमें भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी लेस रिएक्टिव होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है वहां पर नहीं जुड़ पाती और उपचयन नहीं हो पाता। उपचयन नहीं होगा तो आपका विकृत गंधी नहीं होगा भोज्य पदार्थ, और वो खराब नहीं होगा। इसीलिए कई बहुत लंबे समय तक के लिए भी क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है नाइट्रोजन गैस में। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं या विकृत गंधी हो जाते हैं। उनके गंध और स्वाद जो होते हैं वो बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं या उससे भर देते हैं, ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन
ना हो सके, ठीक है ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है। बेसिकली नाइट्रोजन का प्रयोग किया जा रहा है जो भी उसमें, जैसे चिप्स के पैकेट की बात कर रहे हैं, उसमें अगर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन क्या कर रही है, उस चिप्स को खराब होने से, विकृत गंदी होने से बचा रही है, उसका वहां पर उपचयन ना हो पाए उससे रोक रही है, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। चलिए नोट करिए जल्दी से। एक नंबर में पूछा जाएगा कि कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है विकृत गंधिता को रोकने के लिए, तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने प्रश्न पत्र के कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर हल किया। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही आपको अपने आंसर को लिखना है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।